हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग 22 से लेकर 27 तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी 25 तारीख को हमारा आरआरबी का एग्जाम हुआ, स्केल 2 और स्केल 3 वालों का एग्जाम हुआ। और जो लोग लगातार चैनल पर बने हुए थे, जिन लोगों ने पीडीएफ वगैरह परचेज किया हुआ था, जो सारे के सारे वीडियोज़ वगैरह देखे हुए थे, उनको लगभग 80 से लेकर 85 या मैं ये बोलूँ कि 90% तक, अप्रॉक्स 90% तक क्वेश्चंस जो हैं हमारे वीडियो से ही मिले हुए हैं। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम की सबसे ज़्यादा खास बात ये थी कि 25 तारीख को एग्ज़ाम था और 21 तारीख तक वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अभी 1 तारीख को हमारा एसबीआई का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग यहाँ पर जो वीडियो डिस्कस करेंगे 27 तक, यहाँ पर हम लोग जो है 27 तारीख तक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर हम लोग कवर करने जा रहे हैं। क्योंकि 3-4 दिन पहले तक का पूछते हैं और 1 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 27 तक आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। पिछले सारे वीडियोज़ आपको देख कर जाना और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा। लेकिन ये वाला वीडियो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जो हम लोगों ने स्केल 2 के लिए डिस्कस किया हुआ था लास्ट वीडियो, उसमें से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 क्वेश्चंस वहाँ से आ गए थे। तो इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। और जो भी हमारा एसबीआई का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। लास्ट तक आप लोग देखो, 27 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर कवर किया गया है। और चीज़ें अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं, क्वेश्चन समझ में आते हैं, कंटेंट अच्छा मिल रहा है, तो आप लोग जो है इस वीडियो वगैरह को थोड़ा सा शेयर किया करो, चैनल के बारे में लोगों को बताओ, मैक्सिमम लोगों तक इन सारी चीज़ों को शेयर करो। ठीक है, चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन से चीज़ों को देखते हैं। और क्वेश्चन को समझने के लिए, क्वेश्चन को देखने के लिए हमको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलना होगा। तो आइए चलते हैं सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो देखिए इस पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हिच फिनटेक कंपनी हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द बैंक ऑफ बड़ौदा टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज थ्रू द बिजनेस करेस्पॉन्डेंट मॉडल। ठीक है, किस फिनटेक कंपनी ने हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में व्यापार संवाददाता मॉडल के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सहयोग किया हुआ है, कोलैबोरेशन किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा पे पॉइंट इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, पे पॉइंट इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा और पे पॉइंट इंडिया ने कोलैबोरेट किया हुआ है, कोलैबोरेशन किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और ये जो पार्टनरशिप हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा के नए इनिशिएटिव बीओबी नाउ न्यू ऑपरेटिंग मॉडल एंड वेज ऑफ वर्किंग का ही एक पार्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा का कौन सा नया इनिशिएटिव है, उसका नाम आप लोग फिर से सुनो। उस नए इनिशिएटिव का नाम है बीओबी नाउ न्यू ऑपरेटिंग मॉडल एंड वेज ऑफ वर्किंग। एक बैंक ऑफ बड़ौदा का एक इनिशिएटिव है और ये पार्टनरशिप इसी इनिशिएटिव के एक पार्ट है। ठीक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ पर बात हुई है तो बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन हो जाएगी इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बड़ोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, संजीव चड्ढा जी जो हैं वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। देना और विजया, ठीक है ना, इन दोनों बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में बीओबी में मर्ज कर दिया गया है। ये बात हो गई बैंक ऑफ बड़ौदा की। पे पॉइंट इंडिया इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसका भी हेडक्वार्टर हम लोग जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, और केतन दाक्षी जी जो हैं वो इसके सीईओ हो जाएंगे, चेयरपर्सन हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए, पे पॉइंट इंडिया इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। नेम द बैंक व्हिच हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू लॉन्च ए पर्सनलाइज्ड को ब्रांडेड डेबिट कार्ड नेम्ड रूपे एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ठीक है ना, एनसीएमसी का क्या मतलब हो जाएगा? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। उस बैंक का नाम बताइए जिसने भी हाल ही में रूपे एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड नामक एक व्यक्तिगत सह ब्रांडेड यानी कि को ब्रांडेड डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है। और इसका जो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन, हेडक्वार्टर, एमडी एंड सीईओ, ये सब कुछ अपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिया गया था, तो यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, रूपे एनसीएमसी प्लेटिनम इंटरनेशनल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, ये कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड जो है लॉन्च किया गया है इन दोनों के द्वारा मिलकर। एनसीएमसी का फुल फॉर्म नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद वीज़ा टू ऑफर क्रेडिट कार्ड वेरिएंट्स। क्रेडिट कार्ड वेरिएंट की पेशकश के लिए हाल ही में किस बैंक ने वीज़ा के साथ में एक साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, वीज़ा के साथ में कौन से बैंक ने पार्टनरशिप किया हुआ है जिससे कि क्रेडिट कार्ड वेरिएंट्स लॉन्च किए जा सकें, कई तरीके के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जा सकें। और इसका जो आंसर होगा येस बैंक, ऑप्शन नंबर ई।
ऑप्शन नंबर ई यस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। यस बैंक और वीज़ा ने टोटल 9 प्रकार के, ठीक है ना, टोटल 9 प्रकार के क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है। यस बैंक की बात हो रही है, हेडक्वार्टर वगैरह हम लोग यहाँ पर जानेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। प्रशांत कुमार ये इसके कौन हो जाएंगे, बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। ठीक, यस बैंक के बारे में मैंने बताया, बाकी इन चारों बैंकों के बारे में ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, विच पेमेंट बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस एंड बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। गैर जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए हाल ही में किस भुगतान बैंक ने टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और उस पेमेंट बैंक का नाम हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। टी वेंकट रामू ये इसके हो जाएंगे MD और CEO। आपका बैंक आपके द्वार, आपका बैंक आपके द्वार, ये इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी टैगलाइन। टोटल कितने पेमेंट्स बैंक हैं और टोटल कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे। टोटल कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, ये अभी स्केल 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका आंसर पता करके आप लोग बताओगे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट देखेंगे, which organization has recently partnered with NPCI International Payments Limited to enable UPI QR based payment acceptance in 10 markets across North Asia and South East Asia। उत्तर एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 10 प्रमुख बाजारों में UPI QR आधारित भुगतान स्वीकृति को सक्षम करने के लिए हाल ही में किस संगठन ने NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ में भागीदारी की है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, NIPL। ठीक है ना, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे NIPL। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा लिक्विड ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लिक्विड ग्रुप इसका आंसर हो जाएगा। नॉर्थ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के 10 बड़े मार्केट्स में, ठीक ना, टोटल कितने मार्केट्स में, 10, याद रखना, 10 बड़े मार्केट्स में UPI QR बेस्ड पेमेंट एक्सेप्टेंस के लिए NIPL यानी कि NPCI नेशनल इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, ठीक ना, NIPL और लिक्विड ग्रुप में भी हाल ही में एक पार्टनरशिप किया हुआ है। और ये जो NIPL है यानी कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, ये NPCI की ही एक इंटरनेशनल आर्म्स है। और ये 10 मार्केट्स कौन कौन से हैं ये भी जान लो कि कौन कौन से 10 मार्केट में ये UPI QR बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है वो इनेबल किया जाएगा। तो ये हैं सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान। इन 10 मार्केट्स के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो चीज़ें घुमाकर पूछ लेंगे, जैसे भी स्केल 3 में चीज़ें पूछी गई थी, फिर आप लोग उस टाइम पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं याद होना चाहिए, नोट डाउन कर लो, नोट्स वगैरह बनाते हो तो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। Who has recently been appointed as the new Chief Technology Officer of the Reserve Bank Innovation Hub RBIH। ठीक है ना, हाल ही में किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसका जो आंसर होगा अमित सक्सेना, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया क्वेश्चन है ये, अमित सक्सेना ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और ये भी वर्तमान में RBIH ज्वाइन करने से पहले SBI में ग्लोबल डिप्टी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स हैं। और RBIH यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसके CEO की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में इसका CEO कौन है, तो वर्तमान में इसके CEO राजेश बंसल जी हैं। मैं नाम लिख दे रहा हूं उनका, वर्तमान में इसके CEO राजेश बंसल जी हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी अमित सक्सेना इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। Which organization has recently been selected as the national business correspondent for the State Bank of India to deliver banking services in urban, semi-urban and rural areas। शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के लिए हाल ही में किस संगठन को राष्ट्रीय व्यापार संवाददाता के रूप में चुना गया है, यानी कि नेशनल बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के रूप में किसे चुना गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके तहत में जो BLS है ये SBI के बिहाफ पर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और बैंकिंग सर्विसेज मतलब कि जैसे कि
सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट हो गया, एफडी हो गया, आरडी हो गया, ई-केवाईसी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, पासबुक प्रिंटिंग, इस तरीके की बैंकिंग सेवाएं जो हैं वो इसके द्वारा प्रदान की जाएंगी, ठीक है ना। और बीएलएस की अगर हम लोग बात करें तो बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके एमडी की अगर हम लोग बात करेंगे तो निखिल गुप्ता ये जो हैं बीएलएस के एमडी हो जाएंगे। कौन? निखिल गुप्ता। ये बात हो गई बीएलएस की। और अगर हम लोग एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में, आप लोगों को पता ही है। और चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे एसबीआई के तो दिनेश कुमार खारा, DKH, दिनेश कुमार खारा, ये इसके चेयरमैन हो जाएंगे, किसके? एसबीआई के। आगे बढ़ेंगे। What is the revised GDP estimate of India for financial year 22 as per the recently released economic outlook report by OECD? OECD के द्वारा हाल ही में जारी आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का संशोधित जीडीपी अनुमान क्या है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा 9.7%, ऑप्शन नंबर ई, ठीक ना, 9.7% ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। जीडीपी प्रेडिक्शन के लिए एक कंप्लीट वीडियो बना दिया गया था, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। और अभी अगर आप लोगों का कल एग्ज़ाम है या फिर जो भी क्लर्क का एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वो उस टाइम पर जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा हुआ था जीडीपी प्रेडिक्शन वालों का उसमें आप लोग चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं एक पॉइंट। और नहीं तो अगर आप लोगों को याद है तो मतलब ये चीज़ उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। वो वीडियो अभी थोड़ा अधूरा हो गया क्योंकि चीज़ें और अपडेट हुई हैं। तो ये OECD के द्वारा जो भी इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई थी उसके अनुसार फिनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी जो है वो 9.7% रहने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद करिएगा, वहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, ऐड ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। हालांकि स्केल 2 में तो नहीं पूछा गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि अभी हमारा जो और कल एग्जाम लगा हुआ है, जो भी 17 को एग्जाम है उसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्लर्क के एग्जाम में या फिर एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में या आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं होता है। क्वेश्चंस यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। बात इसकी OECD की हो रही है। OECD का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट कर बताओगे। OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये मैं बताऊँगा। पेरिस में जो है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि OECD में कितने मेंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं, तो 38 मेंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं, ठीक ना। मेंबर कंट्रीज़ की अगर बात की जाएगी तो 38 इसका आंसर होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा 9.7%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What is the revised GDP estimate of India for the financial year 22 as per the recently released Asian Development Bank's Economic Outlook Report, ठीक। तो ये एक जीडीपी का क्वेश्चन और मिल गया आप लोगों को। हाल ही में जारी एशियाई विकास बैंक की आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी अनुमान क्या है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, उसी जीडीपी वाले वीडियो में आप लोग इसको ऐड करिएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, कहीं पर एक साथ नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए और आसानी रहे आपको एग्जाम में, ठीक है। तो 10% ऑप्शन नंबर है इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर है 10% इसका आंसर हो जाएगा। और पहले यह अनुमान 11% का था, पहले यह अनुमान जो है ये 11% का था, जिसे बाद में घटाकर 10% कर दिया गया है। फिनेंशियल ईयर 22-23 की अगर हम लोग बात करें, फिनेंशियल ईयर 22-23 की अगर बात की जाए तो उसके लिए जो है इसे 7% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है इसी रिपोर्ट में, ठीक। ये जो 10% है, ये जो 10% जीडीपी प्रोडिक्शन है ये फिनेंशियल ईयर 2022 के लिए। लेकिन फिनेंशियल ईयर 23 की अगर हम लोग बात करेंगे, 22-23 की बात करेंगे तो 7% पहले पूर्वानुमान था इसका, अब उसे बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है। किसके द्वारा? इसके एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है। और इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, इन्फ्लेशन जो है 5.5% रहने का अनुमान है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। प्रेसिडेंट हो जाएंगे मसात्सुको ओसाकावा। मेंबर कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल 68 देश हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत टोटल 68 कंट्रीज आती हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर है 10% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद वन कार्ड टू लॉन्च ए मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय वीज़ा। हाल ही में किस बैंक ने वीज़ा द्वारा संचालित मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए वन कार्ड के साथ में भागीदारी की है? तो इसका जो आंसर होगा फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी फेडरल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। फेडरल बैंक की बात हुई है तो अलुवा केरला, मैं लिख दे रहा हूँ, अलुवा केरला में जो है
इसका हेडक्वार्टर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। श्याम श्रीनिवासन इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। वन कार्ड की भी बात हुई है तो वन कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हिच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू कैंपेन नेम्ड यूज बेफिकर अलॉन्ग विद मास्टर कार्ड टू प्रोवाइड शॉपिंग ऑफर्स एंड रिवॉर्ड्स। किस बैंक ने हाल ही में मास्टर कार्ड के साथ शॉपिंग ऑफर और पुरस्कार प्रदान करने के लिए यूज बेफिकर हैशटैग यूज बेफिकर नामक एक नया अभियान शुरू किया गया है? इस अभियान का नाम याद रखना, कौन सी बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया ये याद रखना। तो इसका जो आंसर होगा आरबीएल बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आरबीएल बैंक इसका आंसर होगा। अब आरबीएल बैंक की बात हुई है तो मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर होगा। ठीक है, अपनों का बैंक ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। विश्ववीर आहूजा ये आरबीएल बैंक के कौन हो जाएंगे? एमडी एंड सीईओ। वन लाइनर क्वेश्चन है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देखेंगे। हाउ मच क्रेडिट विल बी रिसीव्ड बाय द मालदीव्स फ्रॉम द एग्जिम बैंक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स। मालदीव को एग्जिम बैंक से 4000 सामाजिक आवास इकाइयों के निर्माण के लिए कितना ऋण प्राप्त हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। 228 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 228 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 228 मिलियन। ठीक है ना, तो 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स के फेज 2 के कंस्ट्रक्शन के लिए ये अमाउंट एग्जिम बैंक के द्वारा मालदीव्स को दिया गया है। एग्जिम बैंक का एमडी एंड सीईओ, एग्जिम बैंक का चेयरपर्सन कौन है, ये आप लोग फटाफट कमेंट कर बताओगे। नेक्स्ट देखेंगे। बाय विच नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैव रिसेंटली लॉन्च्ड ए को ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। भारतीय स्टेट बैंक और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में किस नाम से एक को ब्रांडेड रुपे संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ये इसमें पूछा गया है। और उसका जो आंसर होगा बीपीसीएल एसबीआई कार्ड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ई बीपीसीएल एसबीआई कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। नाम और किसके किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, ये चीज़ें आप लोग याद रखना। ठीक है ना, नाम और किसके किसके द्वारा ये चीज़ें लॉन्च की गई हैं ये आप लोग याद रखना। ठीक, किसके किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये? बीपीसीएल और एसबीआई के द्वारा। ठीक है, और बीपीसीएल और एसबीआई दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। दोनों का ही हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। दिनेश कुमार खारा ये एसबीआई के चेयरपर्सन हो जाएंगे। और एसबीआई की टैगलाइन आपको पता होगी, इसी में उम्मीद कर रहा हूँ। इसी उम्मीद के साथ में मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। As per the deposits with scheduled commercial bank March 2021 published by the RBI, scheduled commercial banks deposit have grown by what percent in financial year 21? RBI द्वारा प्रकाशित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ जमा मार्च 2021 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि में वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट को किस नाम से जारी किया गया ये आप लोग याद रखना। डिपॉजिट्स विद शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक मार्च 2021। इस रिपोर्ट के अनुसार शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है फिनेंशियल ईयर 2021 में, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 11.9%, ऑप्शन नंबर ए। 11.9% ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये बात हो रही है फिनेंशियल ईयर 2021 की। और अगर हम लोग बात करें फिनेंशियल ईयर 2020 में, तो फिनेंशियल ईयर 2020 में ये वृद्धि जो है 8.8% की थी। कितने की थी? 8.8% की थी। जबकि फिनेंशियल ईयर 2021 में ये वृद्धि 11.9% की हो गई। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था और यही इसका आंसर होगा। और ये वृद्धि क्यों हुई है? ये जो डिपॉजिट्स में इंक्रीज हुआ है, क्यों इंक्रीमेंट हुआ है, क्यों डिपॉजिट्स बढ़ा हुआ है? तो कासा में ज़्यादा डिपॉजिट होने के कारण, कासा यानी कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट्स में ज़्यादा डिपॉजिट होने के कारण जो है ये अमाउंट बढ़ा हुआ है। ठीक है, रिपोर्ट का नाम याद रखना, मैंने बताया। फिनेंशियल ईयर 2020 में कितनी वृद्धि हुई थी? 8.8%। ठीक है, फिनेंशियल ईयर 2021 में कितनी हुई? 11.9%। ये दोनों वैल्यू आप लोग याद रखना। अभी स्केल 3 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें करंट फिनेंशियल ईयर का ना पूछकर लास्ट फिनेंशियल ईयर, पिछले फिनेंशियल ईयर का पूछ लिया गया था। और एक क्वेश्चन वहाँ पर इस तरीके से भी फ्रेम किया गया था कि 2020 के कंपैरिजन में 2021 में कितना जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा हुआ, कितने प्रतिशत जीएसटी कलेक्शन 2021 में 2020 की तुलना में ज़्यादा हुआ। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस को टफ कर दिया जा रहा है। ठीक है, और ये आप तभी निकाल पाओगे जब आप पढ़े
रहोगे डीप में, या दोनों की जीएसटी कलेक्शन की वैल्यू आपको याद रहती तभी आप इसको कैलकुलेट कर पाते या निकाल पाते। तो क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किए जा रहे हैं, उस हिसाब से हमारी तैयारी भी होनी चाहिए। धीरे धीरे हम लोग अपनी तैयारी का लेवल भी बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको दोनों चीज़ें बताई जाती हैं कि लास्ट ईयर क्या था, इस बार क्या है, आगे क्या रहेगा। इस तरीके से कई सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं, तो ध्यान से आप लोग इसको सुना करो। अगला देखेंगे, एन 8-year प्रोग्राम विद द क्रेडिट गारंटी ऑफ $55 million नेम्ड India COVID response program for agriculture transition to address the economic impact of COVID-19 in India has recently been jointly announced by which organization? भारत में कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को संबोधित करने के लिए इंडिया कोविड रिस्पांस प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर ट्रांजिशन नामक $55 मिलियन की क्रेडिट गारंटी के साथ में 8 साल का कार्यक्रम हाल ही में किस संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और उसका जो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर ई। बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन IDFC, और दूसरा हो जाएगा बी यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इन दोनों के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है, ये शुरू किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट होलसेल हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच SME lending platform to offer a credit facility for retailers associated with फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट होलसेल ने हाल ही में फ्लिपकार्ट से जुड़े खुदरा विक्रेताओं के लिए क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए किस SME ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया, ठीक है ना। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डेविंटा फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस पार्टनरशिप के बाद में, इस पार्टनरशिप के तहत में बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन दिया जाएगा। किसका? बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन दिया जाएगा इसके, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। विच बैंक हैज़ रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर द पेमेंट्स ऑफ द फ्यूल थ्रू फास्टैग्स? हाल ही में किस बैंक ने फास्टैग के माध्यम से ईंधन के भुगतान के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में सहयोग किया हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर डी। इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट कर बताओगे। MD एंड CEO भी आप लोगों को कमेंट कर बताना है। टैग लाइन अगर आप लोगों को याद है तो भी आप लोगों को कमेंट कर बताना है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर अगर याद है तो भी आप लोगों को कमेंट कर बताना है। जितनी मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को पता है वो सारी चीज़ें आप लोग फटाफट कमेंट कर बताओगे, ठीक। तो बस वन लाइनर क्वेश्चन था ये, और आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज हम लोगों ने 27 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है, जो कि आपके कल के वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोगों ने एक पैटर्न देखा हुआ था कि 25 तारीख को RRB का एग्ज़ाम था, स्केल 2-3 का एग्ज़ाम था, और उसमें 21 तारीख तक के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछी गई थी। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने 27 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस कर ली, ठीक है। तो चलिए, कल जिनका भी एग्ज़ाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट, और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दो, कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल भी माइनस मार्किंग है तो चीज़ों को गलत नहीं करना है, एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। जो चीज़ें आती हैं उसी हिसाब से हमको एग्ज़ाम देना है, उन्हीं सारी चीज़ों को अटेम्प्ट करना है। जो स्ट्रेटजी हम लोगों की घर में मॉक टेस्ट देने के टाइम पर थी वही सारी चीज़ें हम लोगों को वहाँ पर रखनी है। कुछ भी चेंजेस स्ट्रेटजी में सडन एग्जाम सेंटर में जाकर नहीं करना, ठीक है। और चीज़ें अगर आप लोगों को बेहतर लगती हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो के चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ, ठीक है। प्ले स्टोर से आप लोग अपना ऐप डाउनलोड करो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप लोग PDF वगैरह परचेज करो। प्ले स्टोर पर जाकर आप लोग जो है ऐप को रेट करो, रिव्यू करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मोटिवेशन के लिए। और जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है, ऐप में आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर देखोगे तो वहाँ पर एक टेस्टिमोनियल्स का कॉलम आता है, तो स्टूडेंट्स जाकर वहाँ पर अपनी फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करो, जो छोटा मोटा ये रिव्यू वगैरह करना होता है, इससे कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। लेकिन चीज़ें अगर बेहतर लग रही है ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचा सकते हो। जो भी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन किए हो, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को आप लोग शेयर करो। और जिन लोगों ने भी स्केल 2 स्केल 3 का एग्जाम दिया होगा उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। लगभग 90% तक क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए ही आए हैं। तो जो लोग ध्यान से सारी चीज़ों को देख रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी निराश नहीं होना होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। तो इतनी मेहनत अगर मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लाइक, शेयर और ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, तो ये भी आप लोग करिए। चलिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और फिर से उन सभी लोगों को जिनका कल एग्जाम है, ऑल द बेस्ट।